नेक्स्ट हमारा यूनिट है फिफ्थ यूनिट, ये हमारा है। फोर्थ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये फिफ्थ यूनिट है बायोफिजिक्स का। तो हीट जो होते हैं, हीट व्हाट इज हीट? हीट होती है कि एक एनर्जी जब दूसरी एक किस्म की एनर्जी होती है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस होती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट्स में हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये किस्म की एक एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से भी हो सकती है, या हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो चीज़ हॉट होती है, हॉट से लेकर कूल ऑब्जेक्ट तो हो चाहिए। क्योंकि आप देखा होगा कि जब भी जो हीट जो है ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हॉट टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर की, कोल्ड टेम्परेचर की टेंडेंसी होती है हीट को ट्रांसफ़र होने की। फिज़िक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। रिलेशनशिप टू टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि कई बार टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो एक तो कंडक्शन से, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ गया जो ऑब्जेक्ट हॉट होता है, तो अगर उसके टच में आ गया तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा कन्वेक्शन, कि अगर कोई फ्लूइड जो है या लिक्विड या गैसेस फ्लूइड जो होता है, जो हॉट फ्लूइड होता है दूसरी जगह तक जाएगा, उससे भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। और तीसरा है रेडिएशन की वजह से भी हीट ट्रांसफर, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हीट की जो एसआई यूनिट है दैट इज़ जूल, और इंटरनेशनल यूनिट जो एसआई यूनिट में इसको जूल बोलते हैं। तो जूल जो है ये जैसे मैंने बताया थी मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, और मास का केजी यूनिट है, इसी तरीके से हीट का यूनिट जो है जूल है। कैलोरी भी ये भी है, तो कैलोरी भी यूज़ कर सकते हैं और जूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स क्या है? हीट एक एनर्जी है। दूसरा कैरेक्टर के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। किसी ऑब्जेक्ट के पास हीट नहीं होती है, हीट बाहर से देनी पड़ती है किसी को। फॉर एग्जांपल चाहे कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी यूटेंसिल हो, उसका हम बाहर से हीट देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में खुद में हीट नहीं होती। किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से होती है, और इसका यूनिट जो है जूल होता है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाए। फॉर एग्जांपल जो आइस होता है, तो वो जब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस टाइम जो हीट लगती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये सारा नहीं पढ़ना यहाँ पे, ये जो दो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुए यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीनिंग कि जो एयर में कितना पानी जो है या वाटर वेपर्स कितना एयर में अकोमोडेट हो सकता है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट क्या है वाटर का। एक्चुअल अमाउंट वाटर का कितना है एयर में, डिवाइडेड बाय इस एयर में कितना वाटर रह सकता है, वाटर वेपर्स रह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हम ऐसे भी देखते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम वाटर वेपर कैपेसिटी ऑफ एयर की, कहीं पे अगर एयर जो है उसमें कितने वाटर वेपर रह सकते हैं, उसके ऊपर हम रखेंगे कि एक्चुअली इस टाइम कितना वाटर वेपर है उसमें, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर आप इतना ही लिखोगे इसकी डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर दैट इज एक्चुअली इन द एयर, जो अभी एयर में प्रेजेंट है, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड, कि इस एयर में कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब टेम्परेचर के हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे चेंज हो जाती है? जितना टेम्परेचर वार्म होता है उतना जो एयर जो है लेस डेंस होता है, कैपेसिटी ज़्यादा बन जाती है, तो वाटर वेपर ज़्यादा एयर में रह जाते हैं, दूर दूर रह जाते हैं। तो जितना कूलर टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे डेंस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है डेंस आ जाएंगे, मीन्स वो क्लोज आ जाएंगे ज़्यादा। तो स्मॉलर कैपेसिटी होगी, तो जितना स्मॉलर कैपेसिटी होगी उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये टेम्परेचर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्या हो सकता है। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम क्यों यूज़ करते हैं?
पेशेंट कंफर्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल या वाउंड केयर के लिए, एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे रिड्यूस्ड सर्वाइवल ऑफ पैथोजेनस, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है माइक्रोब ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं। ऑप्टिमल रेंज रखना ह्यूमिडिटी एयर में या कई रूम में ऑप्टिमल जैसे 40 से 60% ही खाली ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ट्रांसमिशन नहीं जाता है ज़्यादा, क्योंकि जितना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का ज़्यादा खतरा रहता है। इसी तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्थ, ह्यूमिडिटी से म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा लंग्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वाउंड केयर के ह्यूमिडिटी से जो है इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है वाउंड में, और स्किन इंटीग्रिटी भी लॉस्ट हो सकती है। पेशेंट कंफर्ट, क्योंकि जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। मॉडरेट ह्यूमिडिटी रखनी है। अब नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पढ़ने के लिए? फर्स्ट इज कि इनक्यूबेटर जो होते हैं ये इसी प्रिंसिपल पे बेस है, क्योंकि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। इनक्यूबेटर्स में हम प्रीटर्म इन्फेंट्स को भी रख सकते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल पे अप्लाई है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ही अप्लाई है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम जो हम करते हैं, जैसे हम किसी को जब किसी चाहे चाइल्ड हो चाहे एडल्ट हो तो उसको हम ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम करते हैं, ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन में भी हम ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिफिकेशन का या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट लगता है। तो ये नर्सिंग इम्प्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल्स एंड मेथड्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन सी होती है? एक तो सेल्सियस में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, दूसरा फ़ारेनहीट और तीसरा केल्विन। अब केल्विन में ये डेफिनेशन याद रखनी है यहाँ तक, बस केल्विन जो है ये डेफिनेशन याद रखनी है बस। इसके साथ जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसको हम सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, और ये 0 से लेकर 100 डिग्री तक होता है। 0 वो होता है कि 0 से बिलो फ्रीज हो जाता है जो भी चीज़ होती है, और 100 से अबव बॉयल हो जाता है कोई भी चीज़, जैसे वाटर हो वो 100 से अबव बॉयल हो जाता है। तो ये स्केल रेंज करता है फ्रॉम 0 to 100। अगर 0 से कम हो गया तो वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो वाटर फ्रीज होता है, और अगर 100 से ऊपर हो गया तो वाटर जो है बॉयल हो जाता है। नेक्स्ट इज फ़ारेनहीट स्केल। तो फ़ारेनहीट स्केल जो है ये इसमें ये डालना है कि ये 18th सेंचुरी में आई थी, और 0 इसमें भी 0 है। तो 30 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहीट है इसमें, तो ये भी इसमें इंक्लूड करना है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। फर्स्ट इज हीट क्या होती है, ये एक एनर्जी होती है। तो हीट जो ट्रांसफ़र हो सकती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। किसी ऑब्जेक्ट में कोई हीट नहीं होती, हम उसको यही से देते हैं। तो हीट जो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से, और इसका ऐसा यूनिट जूल है। हीट एक एनर्जी है, इसकी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो कंडक्शन कन्वेक्शन की वजह से लेटेंट हीट वो हीट होती है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी ऑब्जेक्ट को लाए, जैसे आइस को वाटर में लाए। तो उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि कितना वाटर वेपर किसी एयर में समा सकता है, डिवाइडेड बाय कि कितना उसमें इस टाइम है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस टाइम एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट किसी एयर में, किसी कहीं पे अगर जो हवा है, किसी एरिया में हवा है, तो उसमें एक्चुअल वाटर वेपर, या फॉर एग्जाम्पल पेशेंट रूम है, तो पेशेंट रूम में हम देखेंगे एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट कितना है अभी, और इसमें कितना रह सकता है, डिवाइड बाय कितना रह सकता है कि कैपेसिटी कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय हम 100, इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और जितना टेम्परेचर कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा आ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम यूज़ करते हैं पैथोजेनस को प्रिवेंट करने के लिए। रूम में अच्छी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ, वाउंड केयर, तो ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद हमने मेथड्स ऑफ टेम्परेचर पढ़े, किस टेम्परेचर स्केल में सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन स्केल होती है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है जो यूनिट 6 है आई थिंक, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि जब एक लाइट जो है
किसी सरफेस पे पड़ जाती है तो वो वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट रे है कि एक लाइट जो है इस सरफेस पे पड़ गई और वो यहाँ से वापस आ जाएगी, तो इसे जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है जो वहाँ से लाइट आ गई इस सरफेस पे और इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसके और इसके दरमियान जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ मिरर, और यहाँ पे जहाँ पे लाइट पड़ती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल होता है, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है और नॉर्मल जो होती है, ये एक ही प्लेन में होती है, मीन्स ये 3D में नहीं होती है, 2D में ही होती है। जैसे पेज होता है A4 साइज़ का पेज हमारा, तो ये इसी में होता है 2D में, लेंथ और ब्रेडथ होती है इनकी। ये नहीं कि ये अंदर इसमें अंदर चला जाएगा, नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे लाइट आ जाती है कॉर्निया में, कॉर्निया लाइट को कलेक्ट करके इस लेंस के थ्रू करता है, और आगे जाके जो पुपिल होता है, यहाँ पे पुपिल जो थोड़ा सा यहाँ पे पुपिल होता है, ये लाइट को रेगुलेट करता है। और आइरिस पार्ट जो होता है ये कलर्ड पार्ट होता है, और ये कंट्रोल करता है कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। तो उसके बाद लाइट जो है लेंस के थ्रू जाता है, और लेंस जो है फोकस करता है इस लाइट को रेटिना पे। रेटिना पे इसको जो लेंस होती है ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। तो जब रेटिना पे लाइट पड़ जाती है तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, और ऑप्टिक नर्व जो है सिग्नल देती है ब्रेन में, और हम वहाँ पे देख पाते हैं। तो इस हिसाब से हम जो है देख पाते हैं। दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ विजन। अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ डिफेक्टिव विजन। डिफेक्टिव विजन में पहला आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया में हम दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट वो देख पाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स में इस पर्सन को नहीं देखा जाता है। इसके लिए कनकेव लेंसेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस जिसको हम बोलते हैं, ये इसका उल्टा है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर्ड अपीयर हो जाते हैं कि वो हमें पूरी तरीके से नहीं दिखते हैं। तो उसमें कनकेव लेंस लगती है, लेकिन इसमें हाइपरोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगती है। उसके बाद जो कंडीशन आती है दैट इज़ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो कॉर्निया होता है, यहाँ पे जो कॉर्निया होता है ये वाला पार्ट, तो ये इरेगुलर शेप का हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट अच्छी तरीके से फोकस नहीं करती है वहाँ पे, और वहाँ पे ब्लरी विजन हो जाता है। इसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करके हम करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया, ये एज रिलेटेड कंडीशन है, तो इसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता है जो पर्सन होता है, और इसमें बाइफोकल प्रोग्रेसिव लेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेव लेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब कोई लाइट वेव होती है तो वो वेव में चलती है। वेव में मीनस ऊपर की तरफ जाती है, फिर जाके नीचे की तरफ जाती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मीनस ये वेव की तरह चलती है लाइट। अब जो वेव की तरह जो ऊपर वाला जो हिस्सा इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा इसको हम ट्रफ बोलते हैं। ये क्रस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट फिर ट्रफ। अब जो दो क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्बडा। तो दो ट्रफ ये जो है ऊपर की तरफ जो है ना दो, तो इसके बीच में जो ये लेंथ है इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं, और इसको अब सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं। ये सिंबल है, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं, तो इसे हम वेव लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये हो गई वेवलेंथ। हमने देखना है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो पहले हम वेवलेंथ को समझेंगे। जो भी लाइट होती है वो जो है वेव में चलती है, पहले क्रस्ट बनाती है, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ। दो क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और उसी वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं। तो ये हो गई वेवलेंथ। अब जब एक वेव लाइट जो है वेव में चलती है, तो जब ये एक वेव कंप्लीट करती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करके फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ तक ऊपर, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल। यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल। यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, इसको हम बोलते हैं एक साइकिल। तो एक साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। लेकिन कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ये कर सकती है लाइट विथ रेस्पेक्ट टू पर सेकंड कितने साइकिल्स ये कर सकती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझना यहाँ पे कि कितने साइकिल्स, एक साइकिल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है, कितने साइकिल्स ये सेकंड में बना सकता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइकिल्स उतने नहीं बने हैं जितने साइकिल्स यहाँ पे बने हैं, मीन्स ये वाली जो है इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वेव की या लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी लाइट की कम है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ्स जो ऊपर बन जाते हैं ये, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, उसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स ये जो लाइट करती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है वो मैं बताऊँगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, आपने बस ये पेज लिखना है वहाँ पे, चाहे आप ऐसे लिखो, जैसे भी याद करना है, या अगर आपको कंसेप्चुअल पता है तो वैसे ही करो, लेकिन आपको यही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो पहले रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को हम डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं लगा सकते हैं। एनर्जी बराबर होती है एच, जो वी होता है इसको न्यू पढ़ा जाता है कि न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, वी जो है इसको न्यू बोलते हैं फिजिक्स में। तो न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी बराबर होती है एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी जो वी जैसा है। और एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चीज़ होती है, और यहाँ पे इसका वैल्यू 6.63 होता है इंटू 10⁻³ इंटू मल्टीप्लाइड बाय है यहाँ पे 10⁻34 जूल सेकंड। अब रिलेशनशिप क्या है, E = H न्यू। अब न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी ये C बाई लैम्बडा होता है, मीनस C बाई लैम्बडा मीनस वेवलेंथ। E = H न्यू भी लिख सकते हैं हम। तो अगर हमने वेवलेंथ में लिखना है तो E = HC बाई लैम्बडा लिख सकते हैं यहाँ पे, मीनस कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी। मीन्स द हायर द फ्रीक्वेंसी द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द वेव, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो डेटो यही ये आंसर लिखना है, ये यही पेज लिखना है वहाँ पे। अगर क्वेश्चन आया है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले E = एनर्जी = H न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी और H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, या हम यूँ भी लिख सकते हैं E = HC बाई लैम्बडा ये। तो मीन्स कि अगर हम वेवलेंथ में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी को, ये तो फ्रीक्वेंसी में है और ये वेवलेंथ में है, तो हम यहाँ पे ये रिलेशन लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ये आप याद करो, कैसे भी करना है तो इसको ऐसे ही लिखना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सो अगर हमने एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे E = H न्यू, और अगर एनर्जी को रिलेट करना है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे E = HC बाई लैम्बडा। तो यही इलाबरेशन दी गई है यहाँ पे। थोड़ा सा वहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे इलाबरेट करना है तो ये बड़ा बन जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम क्यों पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ कि ह्यूमन्स को समझने, सर्कैडियन रिदम को समझना कि वेवलेंथ को जब हम EEG करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है
जो नर्वस जिसको हेड को करते हैं न्यूरोनल एक्टिविटी को देखने के लिए, तो वहाँ पे हम सर्कैडियन रिदम मीन्स कि हम कब सोएंगे कब उठेंगे वो चेक करते हैं, वेव फॉर्म्स कैसे है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है नर्सिंग में। मूड एंड अलर्टनेस को देखना, क्योंकि हम वही लाइट और लाइट का क्या इम्पैक्ट रहता है किसी के मूड पे, किसी के इमोशंस पे, ये भी इसमें जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। हार्मोनल रेगुलेशन भी इसी से हो जाता है, विटामिन डी प्रोडक्शन भी इसी से हो जाता है। तो विजुअल इफ़ेक्ट्स हम जो भी चीज़ें देखते हैं तो वो वेव की वजह से ही होता है कि जब हमें वेव कॉन्सेप्ट पता हो, वेव लेंथ पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो, फिर ही जाके हमें विजुअल इफ़ेक्ट कैसे होता है ये पता लग जाएगा। और नेक्स्ट इज़ नॉन विजुअल इफ़ेक्ट्स। अब अगर क्वेश्चन आया कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और जो एनर्जी होती है, तो इसमें सारा का सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी डालने हैं इसमें, इससे ये क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट थेरेपी, जिसको हम फोटोथेरेपी भी बोलते हैं। लाइट थेरेपी जो है, लाइट थेरेपी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर्स हो, किसी का इमोशनल प्रॉब्लम हो, या टिश्यू हीलिंग करने के लिए भी हम लाइट थेरेपी का यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ होता है इसका फोटो बायोमॉड्यूलेशन में। फोटो बायोमॉड्यूलेशन मीन्स कि हम इंफ्रारेड लाइट यूज़ करके सेलुलर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि टिश्यू रिपेयर हो जाए, वहाँ पे पेन और इन्फ्लामेशन कम हो जाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं फोटो बायोमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट इज़ फोटो डायनामिक थेरेपी कि लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ, ताकि जो कई डिजीज सेल्स होते हैं जैसे कैंसर या ट्यूमर जो होता है, ये फोटो डायनामिक थेरेपी से ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लाइट थेरेपी फॉर सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स, कि जिस पर्सन को सर्कैडियन रिदम, जैसे वो टाइम पे नहीं सोता है, टाइम पे नहीं उठता है, तो उसको हम लाइट थेरेपी देते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इसकी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी हम, जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको भी हम लाइट थेरेपी देते हैं। कई बार स्किन कंडीशंस ऐसी होती है जिसको यूवी लाइट लगानी पड़ती है, तो वो उससे जो है इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो फोटोथेरेपी होती है, जो स्किन कंडीशन जैसे सोरियासिस, इज़ेमा या माइकोसिस जो होता है, ये भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यूवी लाइट में जो होती है कि ये स्किन सेल्स में जो है सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को, कई बार इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कर सकता है। न्यूबॉर्न जॉन्डिस जो होती है, कि जब फोटोथेरेपी हम जॉन्डिस पेशेंट ये न्यूबॉर्न को देते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न जो पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, तो उसको हम फोटोथेरेपी देते हैं इसी लाइट की वजह से, या ब्लू लाइट हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बिलिरुबिन होता है ये सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन फोटोथेरेपी से वो सॉल्युबल बन जाता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से जॉन्डिस कम हो जाती है। तो फोटोथेरेपी एक सेफ ट्रीटमेंट माना जाता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है फर्स्ट इसकी रिफ्लेक्शन क्या होती है, कि जब एक लाइट पड़ती है किसी सरफेस पे वो वापस आ जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। सेकंड लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होती है यहाँ पे, ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। नेक्स्ट हमने आई के बारे में पढ़ा, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे कॉर्निया होता है जो कलेक्ट करता है लाइट को, पिपल रेगुलेट करता है कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, आइरिस भी, और रेटिना जो है यहाँ पे इमेज बन जाती है। नेक्स्ट मायोपिया मीन्स कि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। हाइपोरोपिया मीन्स हम पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। एस्टिग्मेटिज्म मीन्स कि इरेगुलर शेप होती है कॉर्निया में और इसमें ब्लरी विजन आ जाता है। और प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें हम बाईफोकल प्रोग्रेसिव लेंसेज देते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगर हमने एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी की रिलेशन करनी है तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और अगर वेवलेंथ से E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि सर्कैडियन रिदम की उठना, सोना, मूड एंड अलर्टनेस, हार्मोनल रेगुलेशन, विटामिन डी प्रोडक्शन, विजुअल इफेक्ट्स। उसके बाद हमने लाइट थेरेपी में उसमें फर्स्ट इज फोटो बायोमॉड्यूलेशन पढ़ा, कि हम हीलिंग या पेन को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। फोटो डायनेमिक थेरेपी यूज़ करते हैं ताकि कैंसरस सेल्स को ख़त्म करे। सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर्स
को लाइट थेरेपी देते हैं कि जैसे किसी को इंसोम्निया होता है या स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है। इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हम कुछ लाइट थेरेपीज़ देते हैं, या सेकंड कंडीशंस होती है उसमें भी हम लाइट थेरेपी देते हैं। तो सेकंड कंडीशन जैसे सोरियासिस, सीमा एंड माइकोसिस। न्यूबॉर्न जॉन्डिस जो है इसको भी हम जो है ट्रीट करते हैं बाय फोटोथेरेपी, क्योंकि जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो ये जो बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल फॉर्म में और वो इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। सो दिस वाज यूनिट 6 लाइट।